हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। आज हम पाचन तंत्र के दूसरे पार्ट के अंतर्गत बात करेंगे, जो है पाचन तंत्र के अंगों के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा के पास पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के बारे में। जानते हैं सबसे पहले मुख गुहा में ही पाचन प्रारंभ होता है और वहां पर सबसे पहले पाचन क्रिया में भूमिका कौन निभाती है? लाल ग्रंथियां। और ये लाल ग्रंथियां हमारी मुख गुहा के आसपास पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 6 अर्थात 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। देखते हैं लाल ग्रंथियां किन स्थितियों में पाई जाती हैं। तो इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि जो है लाल ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख गुहा के पास पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं? तो सबसे पहले कर्णमूल ग्रंथि यहाँ दी गई है सबसे ऊपर। तो ये कर्णमूल ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती है? ये कर्ण के पास कपाल गुहा के अंदर स्थित होती है और ये आकार में सबसे बड़ी होती है। और ये कर्णमूल ग्रंथि से एक नलिका निकलती है जिसको हम स्टेंसन नलिका कहते हैं। और ये स्टेंसन नलिका के द्वारा जो है कहाँ खुलती है? आकर हमारे चवर्णक दांतों के पास आकर खुलती है। पिछले जो चवर्णक दांत होते हैं वहां पर आकर ये खुलती है। उसके बाद दूसरी हमारी है अधोजीवा सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है। सब लिंगुअल ग्लैंड ये जो है कहाँ पाई जाती है? ये हमारी जीभ की निचली सतह के पास पाई जाती है, यहाँ पर स्थित होती है। और ये हमारी रिवीनस नलिका के द्वारा या रिवीनस डक्ट के द्वारा जो है कहाँ खुलती है? ये आकर हमारी जीभ की जो सतह होती है, जीभ के निचला जो पार्ट होता है सतह पर, वहां पर आकर खुलती है नलिकाएं। और अगली हमारी लाल ग्रंथि है अधोहनु या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स जो होती है ये वार्टन्स नलिका के द्वारा ये कहाँ पर आकर खुलती है? हमारे निचले जो कृंतक दांत होते हैं, जीभ के अगला भाग जहां पर जुड़ा होता है वहां पर कृंतक दांतों के पास आकर खुलती है और वहां पर लार का सिक्रीशन होता रहता है। जानते हैं आप लोग जो है लार ग्रंथियों का काम है लार को स्रावित करना। और ये लार जो है लार इन नलिकाओं के द्वारा जो है कहाँ आती है? मुख गुहा में आती है। ठीक है। और मुख गुहा में जो भी हम भोजन को डालते हैं तो भोजन को दांतों से चबाने के बाद उसमें लार का मिश्रण कर दिया जाता है। जीभ के द्वारा लार मिला दी जाती है और वह लार जो है भोजन को नीचे की तरफ निगलने के लिए सहायता प्रदान करती है। और क्या कार्य है? तो लार ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? लार उत्पन्न होता है, अर्थात सलाइवा बनता है। और इस सलाइवा में क्या होता है? श्लेष पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें ज्यादातर मात्रा जल की होती है। और क्या पाया जाता है? इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। श्लेष्म का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना ताकि सरलता से नीचे की तरफ जा सके। और टाइलिन जो होता है, टाइलिन का काम होता है मंड या स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है, जो सरल शर्कराओं में तोड़ देता है। और लाइसोजाइम का है कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या कार्य करता है? यदि हमने ऐसा भोजन कर लिया जिसमें जीवाणु उपस्थित हैं तो उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता, मार देता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। ये है लार का कार्य हो गया। उसके बाद भोजन की लुगदी बनने के बाद भोजन ग्रसनी के द्वारा निगल लिया जाता है। किसमें आ जाता है? ग्रासनाल में आ जाता है। और ग्रसनी का जो निचला छोर होता है वहां पर ये 2 शाखाओं में बट जाती है ग्रसनी। और जिसमें आगे की ओर होती है श्वास नली ट्रैकिया और दूसरी होती है हमारी ग्रासनाल या ईसोफेगस। ठीक है। इन दोनों नलिकाओं के मध्य एक लचीली ढक्कन की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस या घाटी ढापन कहते हैं। और ये घाटी ढापन जो होता है, जैसे हम भोजन को निगलते हैं तो ये जो है श्वास नली को ढक लेती है। ये घाटी जो ढापन है, ये घाटी ढापन उपास्थ की बनी होती है और ये लचीली होती है। जैसे हम भोजन को निगलते हैं तो ये श्वास नली को ये इस तरफ आकर श्वास नली को ढक लेती है और भोजन जो होता है वो हमारी भोजन नली में अर्थात ग्रासनाल में चला जाता है। ठीक है। और ग्रासनाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रासनाल की जो नलिका होती है वो ग्रंथिल होती है, अर्थात उसमें जो कोशिकाएं होती हैं श्लेष पदार्थ निकालती रहती हैं
और वो श्लेष्म पदार्थ क्या करता है, अंदर जो है ग्रास नली को जो है चिकना बनाता जा, ताकि जो है भोजन नीचे की तरफ सरकता रहे। और इस ग्रास नाल में क्रमान कुंचन गति होती रहती है, ऊपर से नीचे की तरफ गति होती है, जिसके कारण भोजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ दबता हुआ चला आता है और भोजन किस में पहुंच जाता है, जो है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसी में आकर भोजन एकत्र होता है सबसे पहले। और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। पिछले वीडियो में गलती से हमने इसकी जो चौड़ाई 20 सेंटीमीटर बता दी थी, 20 या 15 बता दी है, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर भोजन आकर इकट्ठा होता है और ये अमाशय जो है 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग जो होता है, जो हृदय के पास होता है, यहाँ हृदय होता है, हार्ट होता है, जिसके द्वारा जो है इसका नाम भी कार्डियक भाग रखा गया है। और दूसरा होता है बीच का भाग, जिसका होता है जठर भाग होता है, गैस्ट्रिक पार्ट होता है। और तीसरा जो यहाँ इसका सकरा जो भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो इसके जठर भाग में जो है जठर रस स्रावित होता है और उस जठर रस में जो एक विशेष ग्रंथियां होती है, जिसको या विशेष कोशिकाएं हैं, ऑर्गेनेटिक सेल कहते हैं। उन कोशिकाओं के द्वारा जठर रस स्रावित होता है। उस जठर रस में क्या होते हैं, तो यहाँ पर अमाशय में देखते हैं इधर, अमाशय या स्टमक में 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से, कार्डियक, दूसरा है जठर भाग और तीसरा है पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं, जिसमें जठर भाग से क्या निकलता है, जठर रस स्रावित होता है। और उस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो उसमें खास करके HCl होता है जठर भाग से, जो स्रावित जो है रस है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम में मुख्यतः होता है पेप्सिन और लाइपेज। ठीक है, जिसमें और एक होता है रेनिन। ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। और रेनिन जो होता है दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। तो ये एंजाइम कहाँ बनते हैं, ये एंजाइम अमाशय के जठर भाग के द्वारा स्रावित होते हैं और पाचन का कार्य करते हैं। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ चला आता है, भोजन हमारा आ जाता है ग्रहणी वाले भाग में, जहाँ पर इसके बाईं ओर अग्न्याशय ग्रंथि स्थित है और दाईं ओर जो है लीवर अर्थात यकृत स्थित है। तो यहाँ पर यकृत में जो है पित्त रस का निर्माण होता है और वह पित्त रस जो होता है वो आकर पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। और पित्त रस एक क्षारीय पदार्थ होता है, वो पित्त रस जो है कहाँ पहुंच जाता है, ग्रहणी वाले भाग में पहुंचता है और ये वसा के पाचन का जो है मदद करता है। यहाँ पर वसा का पाचन होता है, अर्थात क्षारीय माध्यम प्रदान होता है। वसा को पचाने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, तो ये भोजन को क्षारीय बना देता है, जिससे जो है वसा का पाचन सरलता से हो जाता है। ठीक है, और दूसरी ओर अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है और अग्न्याशयी रस में एंजाइम होते हैं। ठीक है, अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। अग्न्याशयी रस में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं, यहाँ पर लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है और इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जटिल जो शर्कराएं होती हैं उनको सरल शर्करा में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है।
ज्यादा डीपली हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, जब हम पढ़ेंगे जो है पाचन की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे कैसे पाचन होता है और किससे क्या बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं किस अंग के द्वारा क्या क्या एंजाइम स्रावित होते हैं और क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है अग्न्याशयी रस और पित्त रस के द्वारा भोजन का पाचन ग्रहणी वाले भाग में होता है। उसके बाद जो है भोजन जो है छोटी आंत के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत अंत में कहाँ जुड़ी होती है, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में जुड़ी होती है। और ये भोजन किस में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने पर जो है भोजन उससे पहले छोटी आंत में भी एंजाइम स्रावित होते हैं। छोटी आंत भी एक प्रकार से जो है आंतरिक रस का स्रावित करती है। छोटी आंत जो होती है ये आंतरिक रस स्रावित करती है। और इस आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आंतरिक रस में वही लाइपेज, इमाइलेज और यहां पर प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है इरेप्सिन, और न्यूक्लिएज होते हैं। ठीक है, लाइपेज जानते हैं वसा का पाचन करता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और न्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। न्यूक्लिक डीएनए व आरएनए का पाचन करता है कौन, न्यूक्लिएज। ठीक है, तो ये एंजाइम बनते हैं कहाँ, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो यहाँ पर जो है पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। यहाँ पर जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्व निकलते हैं, उन पोषक तत्वों को हमारी जो आंत होती है वो रसांकुरों के माध्यम से, इसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। उन्हीं रसांकुरों के द्वारा जो है वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो पचने के बाद शेष बचा हुआ भोजन किसमें आ जाता है, सीकम वाले भाग से होते हुए बड़ी आंत से लास्ट में किसमें पहुंच जाता है, मलाशय में पहुंच जाता है। और एक बात, पिछले वीडियो में हमने इस शेषांत्र की लंबाई को हमने 3.6 मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर कर दिया था, तो उसको भी सही कर लीजिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। 3.6 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो ये जो है पाचन तंत्र के जो भी अंग है किस तरह से कार्य करते हैं और कहाँ कहाँ जाता है भोजन और किस प्रकार से उसका पाचन होता है, ज्यादा डीपली में हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी कार्यकी में जब हम पाचन तंत्र की क्या क्रिया विधि है या पाचन की क्या क्रिया विधि है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो सभी एंजाइम को डीपली पढ़ेंगे और किस प्रकार से प्रोटीन या वसा का पाचन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।